गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने सरल आसवन विधि के बारे में पढ़ा था। सरल आसवन विधि तब इस्तेमाल होती है जब दो ध्रुव आपस में घुलनशील हैं और उनके बीच में क्वथनांक अंतर 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का होता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दोनों को बॉईल किया जाता है। जिसका कम होता है, जैसे क्वथनांक जिसका भी कम होता है, वो पहले वेपर स्टेट में चला जाता है, गैसियस स्टेट में जाता है और उसको सेपरेटली हम कंडेंसेशन करके, संघनन करके हम यहाँ पर इकट्ठा कर लेते हैं। तो बीकर में इकट्ठा होने वाला होता है कम क्वथनांक वाला, और जो बाहर उसमें राउंड बॉटम फ्लास्क में रह जाता है, इसमें रह जाता है, वो होता है ज़्यादा क्वथनांक वाला द्रव। ठीक है, ये हमने कर लिया था। आज हम करेंगे प्रभाजी आसवन। अब आप देख पा रहे होंगे जैसे डायग्राम, ये प्रभाजी आसवन का है। और जो प्रभाजी आसवन है, इसमें कब इस्तेमाल होता है? सबसे पहली बात, उन द्रवों के लिए जो आपस में घुलनशील हैं लेकिन उनके अंदर क्वथनांक में जो अंतर है, बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस है, वो 25 डिग्री सेल्सियस से कम का है। पहली बात समझ में आ गई है। सरल आसवन में 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का अंतर होता है, और अगर 25 डिग्री सेल्सियस से कम का अंतर होता है तो आपको प्रभाजी आसवन विधि अपनानी पड़ती है। प्रभाजी आसवन को इंग्लिश में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज्ड व्हेन द टू मिसिबल लिक्विड्स हैज़ द डिफरेंस लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब इसमें काम वही होता है। देखो, दोनों मिक्सचर जो भी था, जैसे यहाँ पे मिश्रण लिया गया है, राउंड बॉटम फ्लास्क में लिया गया है ना, राउंड बॉटम फ्लास्क में, और वही गर्म किया है, सेम गर्म किया है, बस एक सेटअप अलग लगाया गया है। ये जो कॉलम दिखाई दे रहा है, जिसको हम प्रभाजी कॉलम बोल रहे हैं, फ्रैक्शनिंग कॉलम बोल रहे हैं, इस ट्यूब, ये अलग अलग आकार की हो सकती है। जैसे इसके अंदर तो क्या डाले गए हैं, कंकड़ डाले गए हैं। कई बार रुकावटें डाली जाती हैं, अलग अलग टाइप की, वो कैसी भी हो सकती हैं। इसका मेन मकसद क्या है, इसे समझने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये क्यों लगाया गया है। उसके लिए भी आपको थोड़ी बात समझनी पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास एक लिक्विड है ए और एक लिक्विड है बी। मान लिया जो ए लिक्विड है उसका जो क्वथनांक है वो है मान लो 100 डिग्री सेल्सियस, और बी जो लिक्विड है उसका क्वथनांक है मान लो 110 डिग्री सेल्सियस। मान लिया जब हम गर्म कर रहे थे तो तापमान जो है, जब हम गर्म कर रहे थे तो 100 तो पहुँचाना था ही, लेकिन थोड़ा बहुत ऐसा तो है नहीं कि भाई 100 पहुँचाते हमने गैस लो कर दी तो वो नीचे चला जाएगा। तो कई बार क्या होता है, जब हम गर्म करते तो टेम्परेचर कभी कभी 110 भी पहुँच सकता है। तो जो वो हीटिंग कर रहे थे, तो अब तुम ये बताओ, ए के मॉलिक्यूल ज़्यादा गैसेस स्टेट में जाएंगे कि बी के जाएंगे? ऑफ कोर्स ए के जाएंगे, क्योंकि ए का तो 100 डिग्री सेल्सियस है और वो तो मेंटेन किया गया है, और बी का जो है वो मेंटेन नहीं किया गया है, क्योंकि वो तो कभी कभी बन रहे हैं। तो इसका मतलब ज़्यादा संख्या जो है वो ए वालों की है और बहुत कम संख्या है वो बी वालों की है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे लगे हैं ये रुकावटें। अब रुकावटें जो लगी हैं, अब 100 वालों के लिए जो था, ए लिक्विड जो था, उनके लिए तो क्या है कि अगर रुकावट आ भी गई तो उनके पास एनर्जी ज़्यादा है, क्योंकि 100 के ज़्यादा ऊपर तक एनर्जी दी गई थी उनको। टेम्परेचर तो करीबन 108, 9, 10 के करीब पहुंच गया था ना, तो उनके पास कंपैरिजन पे 100 के बहुत ज़्यादा एनर्जी है ना। तो ए वाले जो हैं वो इन रुकावटों को पार कर लेते हैं, जबकि 110 जिसका था क्वथनांक, बी वाला लिक्विड, वो उन रुकावटों को पार नहीं कर सकता। तो यहाँ इस जगह पर, इस टॉप पर सिर्फ कौन पहुँचता है? ए लिक्विड। बी लिक्विड यहाँ ही कहीं रह जाता है। ठीक है, तो वो बी जो है वो वापिस ऐसे ऐसे जाके नीचे जाके और यहाँ वापस इस ब्राउन बॉटम फ्लास्क में आ जाता है। और जो ए था वो ए यहाँ से ऊपर जाते जाते और इस ट्यूब में चला जाता है, जो बाद में वाटर कंडेंसर यूनिट लगाई होती है, जिसकी वजह से
जो ठंडा पानी इसके चारों तरफ आता है वो सारी ऊष्मा वो उसको दे देता है और उसे गर्म बना देता है, और खुद क्या हो जाता है, वो ठंडा हो जाता है वो लिक्विड, और ए लिक्विड यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा। तो हमारा ए लिक्विड जो है इस कोनिकल फ्लास्क में कलेक्ट हो जाएगा, और जो बी लिक्विड है वो यहीं पर रह जाएगा। इसका मतलब कम क्वथनांक वाला तो यहाँ पर, ज़्यादा क्वथनांक वाला यहाँ पर। समझ में आ गया? ये होती है प्रभाजी आसवन विधि। जो ये यहाँ पर एक ट्यूब इस्तेमाल करी गई है जो उसमें भी इस्तेमाल की थी। ये जो होती है बेटा, ये वाटर कंडेंसर यूनिट होती है, जल संघनक, जिसका काम ही यही होता है कि वो जो चीज़ है उसको, जो भी हमारे पास गैसियस स्टेट में कुछ आएगा उसको ठंडा करना। ठीक है ना, इसीलिए इसको जल संघनक बोलते हैं कि जल चारों तरफ फिराया गया है और संघनन वो करवा रहा है। ठीक है, तो ये हमने कर लिया प्रभाजी आसवन विधि आज। तो हमने ये पूरी कंप्लीट कर ली है। ये आप देख भी पा रहे हो कि यहाँ पर क्या लिखा है कि 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रवों जिनके क्वथनांक का स्तर 25 केल्विन से कम होता है के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग किया जाता है, जो मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, इतना हो गया, ये हमारी टेक्निक हो गई। अब हम इस टेक्निक पे आते हैं कि वायु से गैसों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले उसे समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि वायु में क्या है, गैसेस, और गैसेस को अगर हमें सेपरेट करना है तो हमें पहले उनको द्रवित करना पड़ेगा, उनको लिक्विड स्टेट में लेके आना पड़ेगा। तो वायु को द्रवित करने के लिए, इसका मतलब गैस को लिक्विड स्टेट में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, और दाब जो है, प्रेशर जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब प्रेशर इंक्रीज करके और तापमान कम करके, टेम्परेचर डिक्रीज करके हम क्या करेंगे, उनका धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उनका संघनन शुरू हो जाएगा। संघनन होगा तो वो क्या बन जाएगी, द्रवित वायु बन जाएगी। तो हमने बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाया, तापमान बहुत ज़्यादा कम कर दिया, और वायु क्या बन गई हमारी, द्रवित वायु। अब जो द्रवित वायु है उसके अंदर बहुत सारी लिक्विड्स आ गए, ऑक्सीजन लिक्विड स्टेट में आ गई, नाइट्रोजन लिक्विड स्टेट में आ गई, है ना। तो ये जो हैं दोनों, इन दोनों का अगर मैं क्वथनांक की बात करूं, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि अगर 2 घुलनशील द्रव हैं और उनके क्वथनांक में अंतर कम है या ज़्यादा है तो अलग अलग विधियां होती हैं। तो क्वथनांक अगर आप देखेंगे तो देखो, ये क्वथनांक है, ऑक्सीजन का क्वथनांक जो है वो -183 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और जो नाइट्रोजन का है वो है -196। तो अब आप बता सकते हो क्या इनके अंदर डिफरेंस 25 केल्विन से ज़्यादा है या 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है या कम है? ऑफ कोर्स कम है। तो हमें कौन सी विधि का इस्तेमाल करनी पड़ेगी, प्रभाजी आसवन। तो द्रवित वायु को हम फिर प्रभाजी आसवन विधि से सेपरेट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम इनको सेपरेट करते हैं। इसके लिए अपैरेटस होता है, वो अभी आपको दिखाया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ इस अपैरेटस को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या दिखाया गया है इसके अंदर, तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। देखो, यहाँ से वायु जो है, छानक लगाया गया, छानक का इसलिए लगाया गया है कि रेत मिट्टी हो वो सेपरेट हो जाए, सिर्फ हवा आए हमारे पास। तो वायु ने यहाँ पे निवेश किया। ठीक है, अब वायु ने यहाँ पे निवेश किया तो यहाँ दबाव में डाला गया, इसका मतलब प्रेशर इंक्रीज़ किया गया। ठीक है, अब अभी प्रेशर इंक्रीज़ कर रखा है, और लेकिन अभी टेम्परेचर हमने कम नहीं किया। तो वो किस हिसाब से करेंगे कि दबाव में डाला गया, गैस जो थी वो गर्म थी, जो इसके अंदर गैसेस थी। अब यहाँ पे वो जल की हिसाब से शीतल जल डाल रखा है इन ट्यूब्स में। तो ऊपर क्या चला जाएगा, फिर से वो जल गर्म हो जाएगा क्योंकि गैसेस क्या थी, गर्म। लेकिन यहाँ से जो हवा बन के आएगी वो क्या हो जाएगी, ठंडी। ठीक है ना, तो अब हमारे पास क्या आ गई है, शीतल संपीड़ित वायु, और संपीड़ित हो गई है। तो इसका मतलब क्या हो गया है, अब हमारे पास यहाँ पे देखो सामने, हाँ, यहाँ पे वायु जो है अब धीरे धीरे क्या हो गई है, द्रवित वायु बन गई है। ठीक है, द्रवित वायु बन गई है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, प्रभाजी आसवन कॉलम, ये दिखाई दे रहा है ना, प्रभाजी आसवन कॉलम लगाया तो हमारी अलग अलग गैसेस, जो अलग अलग लिक्विड से वो इकट्ठे हो गए। जैसे इसमें दिखा रखा है, नाइट्रोजन अलग हो गई, ऑर्गन अलग हो गई, और यहाँ से हमने द्रवित ऑक्सीजन इकट्ठी कर ली। तो हमने वही काम किया है, बस अपैरेटस थोड़ा आपको बड़ा लग रहा होगा।
तो ये सेम ही काम है, हमने सिर्फ टेम्परेचर कम किया है, तापमान कम किया है, दबाव बढ़ाया है, जिस वजह से वो वायु जो है द्रवित हो गई और उसके बाद हमने प्रभाजी कॉलम लगा के उन तीनों को सेपरेट कर दिया। नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा प्रतिशत में होती है, ऑक्सीजन कम प्रतिशत में होती है और थोड़ी बहुत मात्रा में ऑर्गन भी होती है। तो इस तरीके से हमने सेपरेट कर लिया है। तो आज हमने ये पूरा कर लिया है। उसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहे हैं, किसी अशुद्ध नमूने में से शुद्ध कॉपर सल्फेट कैसे प्राप्त करते हैं, ये हम कल करेंगे।